नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके सामने दो बड़ी परीक्षाएं हैं और एक परीक्षा आपके सामने कौन सी है? यूपीपीसीएस की है, जो कि अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, और उसके पहले आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा है लगी हुई है। इसके पहले अभी आपने देखा कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ है। और अगर हम लोग बात थोड़ा सा करंट अफेयर्स की कर लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जो अभ्यर्थी मेरे करंट अफेयर्स से लगातार जो है जुड़े रहते हैं, आपने देखा होगा कि लगभग 13 क्वेश्चन जो है डेली मॉर्निंग में जो मैं कराता हूं सुबह सुबह आपको, वहां से 13 क्वेश्चन यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में आए थे। और यह अपने आप एक बड़ी बात है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो क्वेश्चन आए थे। बिमस्टेक का क्वेश्चन हो या आपका हल्दी जो है बोर्ड का गठन की बात हो या ब्रिक्स की बात हो, ठीक है, इसके अलावा कई सारे अन्य क्वेश्चन थे, वो सब A to Z मैंने एक एक प्रश्न कराया था। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आप करंट अफेयर्स करते हैं इसमें एक ऑथेंटिसिटी है, इसमें एक विश्वास है, और इस विश्वास को आप जो है और मजबूत करिए और लगातार जो है करंट अफेयर्स की क्लास को आप देखते रहिए। ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लीजिएगा, उस मैगजीन में जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे उन सभी चीजों को मैं डेली कराता रहता हूं। मेरा बताने का उद्देश्य नहीं ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ कराता हूं, मेरा ही बेहतर है, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को फॉलो करें। राइट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पीसीएस की परीक्षा देंगे तो ना सिर्फ प्री में आपको एग्जाम देना है करंट अफेयर्स आएगा, बल्कि आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी करंट ओरिएंटेड जो है चीजें आपके सामने वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि समसामयिक घटनाक्रमों से आपको हमेशा क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश के समसामयिक को। अप्रैल माह के ये करंट अफेयर्स है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के मई माह के भी इसमें मेंशन किए गए हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है दिवाकर सर ने कराया हुआ है, लेकिन आज हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाया हुआ है। क्वेश्चन फॉर्म में आज हम लोग करेंगे ताकि थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में आपको थ्योरी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई समस्या अगर आपको रहा करे, कोई प्रॉब्लम रहा करे, पीसीएस के हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? डसॉल्ट एविएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, यह फ्रांसीसी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने भारतीय लड़ाकू विमानों राफेल और मिराज 2000 की मरम्मत के लिए गाजियाबाद में वर्कशॉप खोलने की घोषणा की। आप बताइए कि इसका फिर क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है, यानी कि राइट स्टेटमेंट कौन सा इसमें से, पहला या दूसरा, आपको यह जानकारी बतानी है। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आप एक काम करिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और आज जरा टेस्ट दीजिए कि आपने जो यहां पर प्रश्न किए हैं वास्तव में आपके प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको क्या एक तरीके से मॉक टेस्ट है, लगभग 31-32 प्रश्न है और आप देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। राइट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। आप कॉपी में लिखिए कि आपने क्या उत्तर लिखाया था, बाद में फिर तुरंत मैच कर लीजिएगा। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा कि हाँ ये सही था मेरा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, सी ही कथन है सही, यानी कि मैं तो सही हूं। अब आप देखिए कि आपने सही लगाया था या नहीं सही लगाया था। राइट, चलिए अच्छा, जिसने 32 प्रश्न है, आई थिंक 31 से 32 प्रश्न है, 31-32 प्रश्न में से जिन भी अभ्यर्थियों ने 28, 27, 28, 26 प्लस जिन्होंने कर लिया, उनको मेरी तरफ से बढ़िया सी जो है चॉकलेट इनाम। ठीक, देखते हैं कि कौन करता है। चलिए आइए, तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी है, ध्यान रखिएगा इसको। और इस कंपनी ने भारतीय लड़ाकू विमानों राफेल और मिराज 200 की मरम्मत के लिए नोएडा में वर्कशॉप खोलने की जो है घोषणा की है। कहां पे? नोएडा में खोलने की घोषणा की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब प्रश्न में फैक्चुअल डेटा में आपको यही पूछ सकता है कि कहां पर इसने जो है वर्कशॉप खोलने की घोषणा की है, तो नोएडा में खोलने की घोषणा की है। क्योंकि यूपी से संबंधित यह प्रश्न है तो आप एग्जाम के लिए हो जाता है जरूरी। कंपनी वर्कशॉप के अतिरिक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेगी। यह भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न सिर्फ यह वर्कशॉप खुलेगा बल्कि एक यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन होगा। इस केंद्र की स्थापना से लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए विदेशी निर्भरता में क्या हो जाएगी, कमी होगी। और आप जानते होंगे सरकार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और निश्चित तौर पर यही जो कदम हमारे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में
जो है आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे अन्य सेक्टर में हो, यही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ भारत ने अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार हो गया। और वह दिन दूर नहीं जब भारत जो है 1-1.5 साल के अंदर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4 से 5-6 साल के अंदर बहुत जल्दी अगर आप सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हम बन के उभरेंगे आगे। ठीक, तो इसको पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नंबर 1 पॉइंट क्या है, इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कर सकती हैं, जिससे उन्हें अस्थायी आय का स्रोत प्राप्त होगा। यानी कि अगर ये महिलाएं रेशम कीट पालन करती हैं तो उन्हें एक जो है स्वरोजगार मिलेगा और अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चला सकती हैं। ठीक है, ये रेशम सखी योजना के बारे में लिखा गया है। दूसरा, योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना है। जरा मुझे बताइए क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में यानी कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, जरा फटफट बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग तो आप बताइए, पहले आप लिखिए अपनी कॉपी में क्या होगा इसका उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड का जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे लग रहा है कि ये शायद सही नहीं है, बिकॉज ऑफ इसमें शायद ये जो 10 वर्ष लिखा है मुझे जहां तक लग रहा है कि ये 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला कथन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो अगर सत्य की बात करेंगे तो पहला वाला कथन क्या है, सत्य है। तो केवल एक कहां पर है, केवल एक है यहां पर। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है, देखो मेरे पर भरोसा मत करना कि सर कहने तो सही होगा भाई साहब। ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूं। ठीक है, प्लीज आप लोग बताइएगा, मुझसे बताने से पहले आप लोग देखा करिए कि इसमें क्या सही। ठीक है, तो देखते हैं ए ऑप्शन सही कि नहीं सही है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग है। ये 5 वर्ष होना चाहिए। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दरअसल कौन सी योजना, सखी, रेशम सखी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ताकि रेशम जो है आप जानते हो रेशम महंगा भी मिलता है, रेशम कीट के उत्पादन में उसमें उत्पादन किया जाता है। इसको रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर भी बोलते हैं। कई बार आप एग्जाम में पूछा भी आता है कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं ना। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। योजना का लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों में, जो कि गलत लिखा होता, अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से क्या करना, जोड़ना है। पहले चरण में 2025-26 तक 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को सहतूत यानी कि मलबरी और तसर रेशम पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहतूत से रेशम पालन आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानते होंगे। सहतूत रेशम के लिए प्रशिक्षण कर्नाटक मैसूर में और तसर रेशम के लिए झारखंड के रांची में आयोजित किया जाएगा। यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयास से लागू की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद खेल महाकुंभ, देखो ये सब प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं डेली, ऐसा नहीं कि नहीं कराए हुए हैं। ठीक है, 1-2 प्रश्न छूट गया होगा अलग बात है, लेकिन अब चूंकि यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूपी के कंटेस्ट में आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो सांसद खेल महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन गोरखपुर में 19 से 22 अप्रैल तक किया गया। ठीक है, आगे इस महाकुंभ का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताओ उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइए, पहले आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इस प्रश्न को मैंने दैनिक रूप से जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं वहां पर हमने कराया हुआ है। आपके हिसाब से इसमें कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। बैठे मत रहिए भाई साहब गोलगप्पे से, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा सारा। क्या होगा एक्चुअली में जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि इसमें दोनों कथन गलत लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि इसका आयोजन शायद लखनऊ में हुआ था और इसका उद्घाटन मुझे तक लग रहा है शायद गृह मंत्री ने शायद जहां तक संभवतः किया था। देखते हैं क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। मेरे पर, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, मैं भी गलत हो सकता हूं भाई साहब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डी इज द, यानी कि ये वाला कथन भी नहीं है सही है और ये वाला कथन भी नहीं सही है। तो क्या सही है आइए इसको देखते हैं। तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 19 से 22 अप्रैल तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, मैंने कहा था ना लखनऊ शायद हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। डेट, ये वाली डेट आपको याद रखनी है, 19 से 22 अप्रैल, और कहां पर, लखनऊ में। लखनऊ में कहां पर, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। आप जानते होंगे केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है, अगर आप लोग जो है कहां से निकलते होंगे, अगर आप लोग निकलते होंगे कैसरबाग के लिए, है ना, तो परिवर्तन चौक के पास सामने क्या लिखा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लिखा है, बस आगे जाइएगा।
इस महाकुंभ का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, स्वस्थ जीवन शैली आदि और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना दरअसल है ना, ताकि हम अपने खेलों पर क्या करें, जो है विश्वास करें। और इसी के संदर्भ में आपने देखा था कि खो खो, पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था, है ना। और खो खो विश्व कप ने दरअसल महिला और पुरुष दोनों टीमों ने जो है जीत हासिल की थी। और यही प्रश्न मैंने कराया भी था और यही प्रश्न जो है आपके यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ भी था। ठीक है, चलिए इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ठीक है, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, मतलब बहुत प्रकार के जो है इसमें योगासन, ऑलरेडी योगासन को खेल में शामिल कर लिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में योगासन को खेल में शामिल कर लिया गया है ना। ये एक बड़ी बात है, अपने आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे खेल इसमें आयोजित किए गए थे। इसमें जूनियर श्रेणी में कक्षा 9 से 12 और सीनियर श्रेणी में विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इसमें भाग लिया था, राइट। तो याद रखिएगा इस पॉइंट। चलिए आगे, निम्नलिखित में से स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। कौन सी यूनिवर्सिटी है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी, हम आज के प्रयागराज का नाम हो गया है। बताओ क्या होगा, कौन सा उत्तर होगा? भाई साहब जल्दी बताइए, टाइम नहीं लगाना हमें। इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आईआईटी बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहां का जो आईआईटी है वही होना चाहिए। आई थिंक सी इज द राइट आंसर, शायद देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, यही सही है। ठीक है, चलिए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल, क्या कि स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान क्या किया है? प्राप्त किया है। ठीक, याद रहेगा पॉइंट। यह हैकाथॉन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का हिस्सा था, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये सब बात। अब इसमें क्या क्या मिला है पुरस्कार के अंतर्गत? तो बीएचयू की टीम को 2 लाख रुपए का नगद जो है पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार जो आयोजन होते हैं जब उसमें किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो कितना रुपया उसमें मिला पुरस्कार के स्वरूप में, वो अमाउंट और स्मृति चिन्ह वगैरह के बारे में कई बार पूछ लेता है। तो यह भी आपको बिंदु क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसको प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित बांधों जलाशयों पर विचार कीजिए, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 गुंता बांध, चित्रकूट, अर्जुन बांध, हमीरपुर, गढ़मऊ झील, झांसी। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली, क्या बताइए, जल्दी बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ। अगर उपयुक्त में से कौन से युग्म संगत हैं, यानी कि जुड़े हुए कौन से कथन हैं, बताना है आपको। ये आप मुझे आंसर दीजिएगा, इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा, बताओ कि कौन सा बांध इसमें सही है, बताइए जरा मुझे। देखते हैं कि आपके लोग सही बताते हो नहीं बताते हो। चलिए इसका उत्तर होगा सी। क्या कह रहा है, कौन सा संगत सही है, यानी कि सी में क्या है, 1 और 3 है, यानी कि गुंता बांध चित्रकूट में है और गढ़मऊ झील यहां पर है, झांसी में है। क्योंकि यहां पर ऑप्शन क्या देखा है, ये देखो यहां पर ऑप्शन क्या देखा है, यहां पर ऑप्शन है आपका जो है 1 और 3। ठीक है, सी यानी 1 सही है और 3 सही है। ठीक है, चलिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राज्य में स्थित बांधों और जलाशयों को पर्यटक स्थल बनाने की क्या की है, घोषणा कर दी है। अब चूंकि पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा कर दी है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये चीजें चर्चाओं में हैं। यानी कि इसके तहत 7 बांधों और जलाशयों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अब ये नंबर याद रखना, कितने बांधों को, 7 बांध जो होंगे उन 7 बांधों को जो है पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा। 7 बांध और जलाशय कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो चित्रकूट कौन से हैं, वो चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, जो ये आपके हैं, कहां कहां के हैं, चित्रकूट में होगा, महोबा में, सोनभद्र में, हमीरपुर में, झांसी में, सिद्धार्थनगर और बांदा में। तो अब नाम एग्जैक्टली आप देख लेते हैं बांधों के, तो क्या होगा, तो चित्रकूट में क्या है, गुंता बांध जो कि पूछा गया था आपसे, अर्जुन डैम कहां पर है, महोबा में, धंधरैल लॉर्ड डैम सोनभद्र में, मौदहा डैम हमीरपुर में, गढ़मऊ झील झांसी में, मझौली सागर सिद्धार्थनगर में, और नवाब टैंक कहां पर है, बांदा में है। नवाब टैंक कहां पर है, बांदा में है। अब आप अगर इन डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हो तो आप थोड़ा ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपको जरूरी, क्योंकि इन बांधों के आप यह भी जानते होंगे
अलग अलग बांधों के अवस्थिति के बारे में अक्सर ज्योग्राफी में प्रश्न पूछता है, तो मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बनना जरूरी हो सकता है कि आप एग्जाम में थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड टॉपिक आपके पूछ ले, तो इसको आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टिक। ओके, चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आप सभी लोग इसको जानते होंगे। तो भारतीय वायुसेना ने 2 मई 2025 को इस हवाई पट्टी पर पहली बार दिन और रात के समय लैंड एंड गो अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ को वाराणसी से जोड़ता है। बताओ इसमें से क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन असत्य है। असत्य है मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। जरा बताओ कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे सही बताएंगे, ठीक है। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। मैं आप लोग कॉपी प्लीज उठा लीजिए और सारे प्रश्न करिए, आप देखिए कि आपका कितने उत्तर सही होता है, राइट। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला कथन जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग है। ये मुझे लगता है प्रयागराज से शायद गोरखपुर से प्रयागराज है, क्या है गंगा एक्सप्रेसवे, नहीं मेरठ से शायद प्रयागराज है, आई थिंक, है ना, मेरठ से प्रयागराज है शायद। ये अलीगढ़ से वाराणसी नहीं, ये आई थिंक मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। आइए अभी हम देखते हैं आगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो गलत लग रहा है बिल्कुल। और क्या पूछा, कौन सा असत्य है, तो बस 2 कथन कहां है पर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भारत की पहली ऐसी एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है जो रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा से भी क्या है, लैस है। यह भारत की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है, खासकर उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में अगर बात करें तो, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने 2 मई 2025 को, अब यह डेट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो 2 मई 2025 को इस हवाई पट्टी पर पहली बार दिन और रात के समय लैंड एंड गो अभ्यास सफलतापूर्वक, यानी कि दिन में भी किया और रात में भी किया है, लैंड एंड गो अभ्यास नाम दिया था। इस अभ्यास की अगर बात करें तो इसमें राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, साथ ही परिवहन विमान C-130J, सुपर हरक्यूलिस AN-32 और कई प्रकार के हेलीकॉप्टर आदि जो है इसमें क्या थे, शामिल थे। तो ये एक बड़ी बात है। और यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जो उन्नत प्रकाश व्यवस्था और जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के साथ दिन रात दोनों समय में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का समर्थन करता है। इसीलिए दिन और रात में यहां पर जो है चीजें हो सकती हैं बहुत बेहतर। और यह सामरिक दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल को अगर कैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो इन एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल जो है अपनी सेना के को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। आप जानते होंगे कई बार हवाई हमलों में एयर बेसेस क्या कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। और ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं ये जो हमारे रोड हैं ये क्या कहते हैं, काम आएंगे आपके लिए। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर क्या है, लंबा है। इसकी लेंथ याद रखिएगा, यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। क्या, मेरठ से। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका मेरठ यहां पर शुरू हो रहा है और मेरठ से शुरू होते होते ये आएगा आपका प्रयागराज। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होते हैं, कितने कौन कौन से प्लेस को जोड़ेगा। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप यहां से बात करेंगे तो ये हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जो है आपका प्रयागराज, इतने जगहों को ये सीधे जोड़ते हुए यानी कि मेरठ से चलेगा और प्रयागराज। मेरठ वाले उधर मुजफ्फरनगर वाले बड़े दुखी थे कि हाईकोर्ट आना पड़ता है वहां पर और बहुत टाइम लंबा लगता है। आप इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। एक मेरा मित्र था, उसको हाईकोर्ट इलाहाबाद में आना पड़ता था, बहुत दुख रहता है यार, हृदय से यार विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। उसमें सरकार आई थिंक जो है मुलायम सिंह की दिखी थी, है ना, मतलब अखिलेश यादव जी थे। चलिए खैर ये एक बड़ी बात है अपने आप में। चलिए आगे, हाल ही में चर्चित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथात्मक पुस्तक है, या आत्मकथा है आप यूं कह लीजिए। जगदीप धनखड़ या योगी आदित्यनाथ या मायावती या फिर आनंदीबेन पटेल के रूप में, पटेल जी की किसकी है बताइए मुझे, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए फटाक से बिना देरी के। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आनंदीबेन पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्हीं की ये आत्मकथा है। क्या, हाल ही में चर्चित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है। ये इस पुस्तक में दरअसल जो ये चुनौतियां मुझे पसंद है, इसमें आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं यूपी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो इनके बचपन से लेकर के और इनकी क्वालिफिकेशन से लेकर के अब तक का राज्यपाल तक का सफर,
ठीक है, मुख्यमंत्री गुजरात से लेकर के ये सारी बातें जो है इस किताब में मेंशन की गई हैं और यही सारी बातें यहां पर आपको बताई भी गई हैं कि चुनौतियां मुझे पसंद है। बड़ा संघर्षों के साथ में आनंदीबेन पटेल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और लंबे समय तक जो है कठिन परिश्रम के फलस्वरूप जो है आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, चुनौतियां मुझे पसंद है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। तो अब यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट यह हो गया आपका कब किया गया, यानी कि 1 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया और किन्होंने किया, तो उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं आपके जगदीप धनखड़ और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति के रूप में भी जाने जाते हैं। पता है ना पॉइंट आपको। चलिए आगे। यह विमोचन लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया था। एकेटीयू आप जानते होंगे, एकेटीयू लखनऊ में रहते होंगे तो जानकीपुरम स्टेशन अगर कभी आए होंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है ये पड़ता है। वहीं पर मुलायम तिराहा पड़ता है, वहीं पर अटल चौराहा पड़ता है, वहीं पर मामा चौराहा पड़ता है, वहीं पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस पड़ता है ना, वहीं पर 60 फीटा रोड है और वहीं पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर गो ग्रीन कैफे भी है, सॉरी गो ग्रीन हाउस कैफे, ग्रीन हाउस कैफे भी है ना। कभी आइएगा लखनऊ तो बैठाते हैं आपको, चाय पानी पिलाते हैं वहां पे। महंगा है, कॉस्टली है कैफे, लेकिन बहुत अच्छा कैफे है। ग्रीन हाउस कैफे आई थिंक नाम है शायद उसका, है ना। चलिए कभी गए हो तो कमेंट करिएगा कि यहां सर गए हैं। ठीक है, चलिए यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके शिक्षक के रूप में शुरुआती दिनों से लेकर के गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, पॉइंट याद रखिएगा इसको, क्या गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में उनकी यात्रा को उजागर करता है। यानी कि अगर बात करें, आपसे पूछेगा कि बताओ गुजरात की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, महिला मुख्यमंत्री, तो आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल कौन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। याद रहेगा पॉइंट। इनकी अभी हाल ही में कौन सी किताब का विमोचन किया गया है, ये इस किताब का नाम क्या नाम है, चुनौतियां मुझे पसंद है। किन्होंने किया उद्घाटन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कहां पर, एकेटीयू में। किस तारीख को, 1 मई 2025 को। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 100 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, यह आपको दरअसल क्या करना है, बताना है कौन सा जिला। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाई साहब। ठीक है, अपन को याद नहीं आ रहा इसमें क्या होगा उत्तर एग्जैक्टली। आपको अगर पता है तो मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। मुझे थोड़ा सा किसमें हो रहा है कंफ्यूजन। आई थिंक कानपुर नगर या बरेली या सहारनपुर में से कोई एक है क्या, शायद आई थिंक ए या सी में से कोई एक है क्या, देखते चेक करते हैं जरा एक बार। सी, हाँ बिल्कुल सही, सी, सहारनपुर नहीं है। ठीक है, मुझे लग भी रहा था सहारनपुर, ए या सी में देखो। अब इसे कहते हैं क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। मुझे लग रहा था कि ए और सी में से कोई एक नहीं होगा। अब अगर मैं इस पेपर सॉल्व करता तो या तो मैं ए लगाता या मैं सहारनपुर लगाता, लेकिन अधिकतर चांस ये था कि मैं सहारनपुर लगाता। ये मेरे दिमाग में, दिल में था मेरे। ठीक है, और यही सही हो जाता। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते थोड़ा सा। तो 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के 7 जिलों यथा प्रयागराज, नाम याद रखिएगा कौन कौन सा है, प्रयागराज, ठीक है, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, ठीक, कानपुर नगर मतलब, फिर लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 100 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों को आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सॉरी। अगर नहीं जानते हैं तो तुरंत सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल पर डालिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, बस आ जाएगा आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे। इस कदम से पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जो है मिलेंगी, जिसमें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य चिकित्सीय सेवाएं शामिल है। यानी कि ओवरऑल जो है इनको 5 लाख रुपए तक का एक जो है बढ़िया एक मुफ्त जो है राशि दी जाएगी एक परिवार को। ठीक है, चलिए आगे, बाकी पॉइंट यहां पे लिखे हुए, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मई 2025 तक देश में सर्वाधिक कितने शहरों में मेट्रो रेल सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी कि बताओ ऐसा कितने राज्य, कितने प्लेस हो गए हैं यूपी में जो कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो जो है चलाने के मामले में आगे हैं। 9 है या 6 है, क्या कितने स्थान है, आई थिंक 9 या 6 में से एक कोई होना चाहिए, 9 और 6 में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग शायद 6 होना चाहिए, 6 डिस्ट्रिक्ट है ना शायद।
6 प्लेसेस में जो है उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है और ये नंबर 1 स्टेट बन गया इस मामले में, ठीक है। आप ही को नहीं क्या लग रहा, 9 या 6 क्या है बताओ, देखते हैं इसको। डी बिल्कुल सही बता, 6 होगा, सही है ना, 6। तो प्रदेश सरकार ने मई 2025 तक देश में सर्वाधिक 6 शहरों, लखनऊ कहां पर है, लखनऊ मेट्रो लखनऊ में चल ही रही है। ये अखिलेश यादव जी के समय में शुरू हुई थी, आप जानते होंगे, है ना। हालांकि लखनऊ की मेट्रो सुनने में आ रहा घाटे में चल रही है, घाटे में इसलिए चल रही क्योंकि ऑटो वाला का दबदबा बहुत है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में ऑटो वालों का दबदबा बहुत है। और दूसरी बात है, लखनऊ में जो मेट्रो बनाई गई भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारियों ने क्या सोचा और किस पॉइंट ऑफ से बनाया है। जो मेन जो चौराहे थे, चाहे वो आपका IT हो, चाहे आपका वो कपूरथला हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा हो, चाहे आपका जो है कोई अन्य चीजें हो, वहां पर मेट्रो नहीं दिखाई देती है ना। इधर आप आ जाएंगे इधर, तो इधर टेढ़ी पुलिया पर नहीं है अपने आप में। इधर आप जाएंगे सीतापुर रोड पे नहीं है, दुबग्गा पे नहीं है, बहुत बड़ा प्लेस है दुबग्गा, अपने आप इतना भीषण जाम लगता है। इन ये जो सेंटर पॉइंट है अपने आप में, यहां पर मेट्रो है ही नहीं, मेट्रो का रूट ही अलग है। आप जाइएगा उधर अवध बस स्टॉप, वहां पर नहीं है अपने आप में, बताइए। मतलब इधर क्या कहते हैं इंदिरा नगर तक है, उसके बाद आगे है ही नहीं, उधर फिर मुड़ गए उधर म्युनिसिपली आ गई है। तो ये जो रूट है बड़ा गलत है, मुझे लगता है इस पर सरकार को, हाई कोर्ट पे नहीं है, बताइए। हाई कोर्ट जो न्यू कैंपस बना हुआ, हाई कोर्ट नहीं है, अवध बस स्टेशन नहीं है, चिन्हट नहीं है, उधर BBD नहीं है, ये सब स्टूडेंट एरिया है, लेकिन अब जो है वहां पर है नहीं मेट्रो। हालांकि मेट्रो का विस्तार करने की योजना बनाई गई लखनऊ में, और इस पर मुझे लग रहा है सरकार को सोचना चाहिए। बताइए, इतनी कॉमन चीज तो एक आम इंसान सोच लेता है, पता नहीं क्या अधिकारी बैठ करके। मैं वही कहता हूं ना, जब तक आप धरातल से नहीं जुड़े रहोगे तब तक आप चीजों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्या सोच के बनाई गई मेट्रो भगवान जाने, है ना। लेकिन इस पर अधिकारी जो भी लोग इसका खाका तैयार करते हैं, कम से कम चीजों को सोचना और समझना चाहिए, उसके बाद चीजों को करना चाहिए। यार कहां से में प्रॉफिट हो सकता है। यही कारण है कि लखनऊ मेट्रो सुनने में आ रहा है कि शायद घाटे में, सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो। घाटे में आने के रीजन एक भी किराया महंगा है इन कंपेरिजन टू दिल्ली मेट्रो, है ना। चलिए खैर, ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए, इस पर है ना काम करना चाहिए। चलिए आगे। प्रदेश सरकार ने मई 2025 तक, ये देखो ये नाम यहां पर लिखे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है बन गया। इतने एक स्टेट में इतने जगहों पर मेट्रो चलाने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लखनऊ मेट्रो पहले से ही संचालित है, ठीक है, आप जानते होंगे। और अभी क्या है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ विस्तार की योजना जो है अभी बनाई जा रही है। अब हालांकि जब से मैं लखनऊ आया हूं, शिफ्ट हुआ हूं, तब से मैं सुन रहा हूं कि ये बन जाएगी लखनऊ, विस्तार हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, उधर टेढ़ी पुलिया से लेकर के कपूरथला, ये सब बनेगा, अलीगंज वगैरह, भगवान जाने कब बनेगा, आई डोंट नो। कानपुर मेट्रो की बात करते हैं, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और मई 2025 तक पूर्ण परिचालन के साथ में जो है आ गई है। अतिरिक्त लाइनों को और बिछाया जा रहा है, कहां पर, कानपुर में, ठीक है। चलिए नंबर 1 अगला क्वेश्चन है, शिष्टाचार दस्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो दल की तर्ज पर शुरू की गई है, ठीक है। इस पहल की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है, नहीं। यहां क्या होगा, ये या फिर ये वाला सही या फिर ये गलत, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है भाई साहब। यहां पर गलती आप लोग बहुत करते हैं, सत्य समझ के लगा के चले आएंगे, गोलगप्पे से बैठे रह जाएंगे, फिर है ना, गलत हो जाएगा। बताओ क्या होगा, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। ये जो पहल अभी शुरू की गई है, ये शायद जहां तक जो CM हैं आपकी दिल्ली की, शायद उन्होंने शुरू किया, आई थिंक, या क्या होगा, कुछ और होगा इसका उत्तर बताओ। आई थिंक दिल्ली ही होगा शायद, जहां तक ये नहीं होगा, ये दूसरा, केवल 2 होना चाहिए। देखते हैं कि भैया मैं गलत हूं कि सही हूं, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, केवल 2। ये रॉन्ग है भाई साहब, है ना, क्या है, रॉन्ग है ये। चलिए, तो माह 2025 में दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत की है। यहां पर क्या होगा, जैसे एंटी रोमियो दस्ता घूमता है ना लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, वैसे ही दिल्ली में अब जो है लड़कियों की सेफ्टी के लिए दरअसल कहीं ना कहीं जो है ये शिष्टाचार जो पुलिस है अपने आप में वो गश्त करेगी। हालांकि मैं कई बार कहता हूं कि ये कोई भी अस्ता दस्ता एंटी रोमियो दल ये सब हेल्प अप नहीं कर पाएगा। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को अगर अपने आप को सेफ रखना है तो सबसे पहले उसके अंदर हिम्मत आनी चाहिए। आपके अंदर अगर हिम्मत है, जुनून है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, विमेन एम्पावरमेंट किसी के
चलाने से या किसी के करने से कतई नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं लाएंगे तब तक आप मजबूती के साथ खड़े नहीं रह सकती हैं। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, डरिएगा मत किसी से भी। कहीं भी जाइए, किसी भी वर्क प्लेस पे जाइए, कोई भी XYZ हो, अगर कोई आप पर थोड़ा सा टिक्का टिप्पणी करता है, निकाल के 10 जूता मारिए वहीं पर खींच के, कोई दिक्कत नहीं है। नोट, ये कई बार आप लोग क्या सोचते हैं, चौराहे पर खड़े हैं लोग, 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फोन पर मुझे ये काम करता है तो लोग बदनामी हो जाएगी, पापा क्या कहेंगे, मम्मी कहेंगे, क्या कहेंगे। अरे इन्हीं सब चीजों की वजह से ही आपका नुकसान होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह दस्ता महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देगा, है ना, और इसके लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे और सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। कैमरे से मुझे याद आ गया, अरविंद केजरीवाल जी ने भी जगह जगह कैमरे लगवाए थे भाई साहब। ठीक है, मैं दिल्ली में था उस समय, क्या ही बताएं, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अश्विनी रडार खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? जरा बताइएगा मुझे इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली सही से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, मुझे बताइए फटाफट जल्दी से, और अपनी कॉपी में लिखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग फटाफट। ठीक है, और कॉपी में नोट करिएगा या कमेंट कर दीजिए फटाक से कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्या होगा उत्तर। इसमें नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं इसका उत्तर। सी लग रहा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसके माध्यम से ही जो है ये काम होगा आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उत्पादन क्या है कंपनी है। ठीक है, तो इसका प्लेस पूछ सकता है कहां पर स्थित है, गाजियाबाद में, आप बताएंगे। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अश्विनी रडार खरीदने के लिए इस कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, राइट। यह अनुबंध लगभग 2900 करोड़ रुपए का अपने आप में। तो ये अमाउंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है, अश्विनी रडार का उपयोग उच्च गति वाले लड़ाकू विमानों, मानव रहित हवाई वाहनों और हेलीकॉप्टरों जैसे धीमी गति वाले लक्ष्यों की निगरानी और त्वरित कार्यवाही के लिए संदेश भेजने के लिए किया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये एक क्या है, नवरत्न कंपनी है। क्या है, नवरत्न कंपनी है। और अब जरा मुझे बताओ कि अभी हाल ही में 2 कंपनियों को जो है नवरत्न में शामिल किया गया है। उसमें से जो 2 कंपनियों में से एक जो कंपनी है उसका नाम एक क्या क्या है, IRCTC, है ना, IRCTC। और एक क्या है बताओ, दूसरी कंपनी का नाम क्या है बताओ। 2 कंपनियों को दरअसल से क्या किया गया है, 2 कंपनियों को भी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। एक आई थिंक IRCTC है, दूसरी कौन सी है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, देखते हैं कि कितना आपके अंदर जो है करंट अफेयर्स तैयार करने की वो है क्षमता है। बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नोट कर लीजिएगा जो मैंने पूछा आपसे, बताइएगा। नहीं पता है यार तो गूगल करो ना फटाक से, क्या दिमाग लगा रहे फालतू वाला, गूगल करिए फटाक से, उत्तर दीजिए बिना मतलब के फालतू टेंशन लेते हो आप लोग, है ना। चिल रहा करिए, टेंशन मत लिया करिए। कुछ लोग को नहीं आएगा, अरे यार सर ने पूछा मुझे नहीं आता यार क्या करूं, कोई बात नहीं यार, गूगल करो फटाक से, याद आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आप गूगल करिए। ठीक है, एक IRCTC है, दूसरी कौन सी है, या IRCTC भी नहीं है, क्या होगा इसका उत्तर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार वह किस जिले के 1047 गांवों को मॉडल गांव बनाएगी। बताओ ऐसा कौन सा जिला है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसके उस जिले के लगभग 1147 गांवों को क्या कराएगी, अपडेट करेगी, गांव को मॉडल गांव बनाएगी। कौन सा है जिला वो, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या? बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे तो मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर तो आप नहीं लगाएंगे, है ना, नहीं लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार चुकी है चर्चाओं में, है ना, जानते रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे यार ऐसा है ना कि अयोध्या ही हो सकता है यार, क्योंकि भगवान राम पर जो है सरकार ज्यादा ही फोकस करती है अयोध्या में, खासकर भगवान राम का भव्य मंदिर बना, आप सभी लोग जानते होंगे। और उसके बाद बड़ी बड़ी विकासात्मक परियोजनाएं वहां पर लॉन्च की गई, अपने आप पे कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे यार अयोध्या हो सकता है। ये आप एलिमेंट तब करिए जब आपको लगता है कि यार नहीं आता मुझे उत्तर, है ना, तो इसमें अयोध्या होने के चांस ज्यादा थे। तो आप देखिए कि क्या वास्तव में अयोध्या है, तो बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर, यानी कि अयोध्या ही है।
ठीक है। तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अयोध्या के लगभग 1147 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर स्वच्छता के लिए, पानी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं से वो जो गांव होंगे क्या होंगे, लैस होंगे, और वो मॉडल गांव के रूप में होंगे। यानी कि जैसे कहते हैं अयोध्या नगरी अपने आप में क्या थी, समृद्ध थी, एक तरीके से लोग आते थे दूर दूर से। तो उसी प्रकार से सरकार की योजना है कि अयोध्या के पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऐसा बना दिया जाए कि लोग कहें कि हाँ ये भगवान राम की क्या है, नगरी है अपने आप में, है ना। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। सरकार जिस तरीके से अयोध्या के इतने गांवों को मॉडल गांव बना रही है, ठीक उसी प्रकार से और भी कई सारे गांव को मॉडल गांव बनाए तो और अच्छा होगा। जो पिछड़े, अति पिछड़े गांव है ना, जैसे हम लोग का गांव जो है वो तो ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया लेवल का है, बट और जो पिछड़े गांव है वहां को भी उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें, शौचालय, विद्युत उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र और बहुत सारी सुविधाएं जो है यहां पर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, ईटी गवर्नमेंट इंडिया डिस्ट्रिक्ट वार्षिक पुरस्कार 2025 के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह पुरस्कार क्या, यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे, इसमें उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस की 3 श्रेणियों में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। आगे, इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि 1, 2, 3 में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, जरा मुझे इसका बताइए क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। पढ़ के बताओ। ये मामला थोड़ा सा क्या लग रहा है, उलझा हुआ लग रहा है। कौन कौन सा कथन सत्य है, 3 कथन है आपके सामने, है ना। चलिए बताइए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 3, 3 सही बात, 1 और 3 ही सही है क्या, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला, ठीक है। 1 और 3, सॉरी नहीं 2 और 3 क्या है, ए ऑप्शन है ना, हाँ ए ऑप्शन है, ठीक है। 1 और 3 यानी ये स्टेटमेंट सही है और ये सही है, ये नहीं सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो मार्च 2025 में ईटी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया गया। यह वितरण समारोह नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित किया गया। कहां पर, नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा, ठीक है। चलिए आगे, इसमें उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस की 5 श्रेणियों में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, और यहां पर क्या लिखा है, 3 श्रेणी लिखा है, तो बस ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। आगे, तो चलिए, ये श्रेणियां सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता, इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स, सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार। तो ये सारे पॉइंट यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट। चलिए, अच्छा एक पॉइंट आपको यहां पर देखो कि ये जो पॉइंट आपका है, सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए दिया गया। आप जानते होंगे इस बार जो महाकुंभ हुआ था वे सफलतापूर्वक जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। एक छोटी सी घटना हुई थी, हालांकि एक बहुत बड़ा आयोजन था अपने आप में, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ठीक चला अपने आप में, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था अपने आप में। आपको लगता है छोटा लेकिन बहुत बड़ा था, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सारी सुविधाओं को देने के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थात एआई का इस्तेमाल खूब किया गया था, ठीक है। तो यही सब पुरस्कार में दिया गया है। स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें देखिएगा। और इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया, जो कि अभी आपके ऑप्शन में था, दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग से यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया। और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार में उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो डिजिटल गवर्नेंस, मैं कई बार आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा जो है पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन की संकल्पना को जानते होंगे, है ना, शासन को आप जानते होंगे। आखिर डिजिटल गवर्नेंस क्या है, यानी कि पूरे गवर्नेंस को हम डिजिटलाइज रूप में करें अपने आप पे, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे जो है क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी आती है, और हम आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे। तो डिजिटल जो ये गवर्नेंस कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अलग से रेडी कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोरखपुर में किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। बताओ क्या होगा सही, दोनों में से कौन सा कथन सत्य होगा आपका? क्या होगा? ए होगा इसका। क्या होगा? ए होगा, केवल एक सही होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में नहीं की गई थी। तो अब ये पॉइंट तो सही हो गया। अब आगे हम इसकी व्याख्या कर पढ़ेंगे। तो मार्च 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोरखपुर में किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसका आयोजन गोरखपुर नगर निगम और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ लेगा कि आपसे ये जो अभ्यास क्या कहते हैं आयोजन किया गया, किनके तत्वाधान में किया गया, तो आप कहेंगे सर गोरखपुर नगर निगम और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यह पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के उपायों पर चर्चा की गई है, यह देखिएगा। ठीक है, 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, पीएम सांता को 20-30% तक कम करके भारत में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन में 2017 लिखा हुआ था, 2019 होना चाहिए, है ना। तो ये वही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आपके लिए। ठीक, चलिए भाई साहब इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस जिला प्रशासन ने जो है नेजा मेला के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अलीगढ़, सहारनपुर, संभल या मथुरा? क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए संभल। क्या? संभल होना चाहिए। देखते हैं संभल है कि नहीं है। ठीक है, संभल इज द राइट आंसर। ये देखिए, और आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बहराइच में जो स्थित जो दरगाह का जो मेला लगता है उस पर भी सुरक्षा कारणों से क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया है। आप ये भी जानते होंगे। लेकिन ये भी जो है संभल में भी जो एक मेला लगता है वहां पर भी जो है लगाया गया है क्या, प्रतिबंध। आइए देखते हैं इसको हम लोग। नेजा मेला का आयोजन संभल में किया जाता रहा है और मार्च 2025 में संभल जिला प्रशासन ने नेजा मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह मेला सैयद सलार मसूद गाजी की याद में प्रतिवर्ष संभल में आयोजित किया जाता रहा है और सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था। कौन? ये जो आपने नाम ये दिखा ना, ये क्या था? ये सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी, ठीक है, गजनवी का क्या था? सेनापति था। अब्दुल सलार गाजी की कब्र कहां पर? बहराइच में स्थित है। वहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है अपने आप में। ठीक है, आप जानते होंगे। इस कब्र का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष में गजनवी की सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। इन्हीं सैनिकों की अनेक मजारें संभल में बनाई गई थी, जहां पर इस मेले का आयोजन किया गया था। यानी कि जो गजनवी के जो सैनिक थे वो जो मारे गए थे, गजनवी के सैनिकों की मजार पर ही क्या कहते हैं, मेला लगाया था बेसिकली, है ना। तो बस चलिए आगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्टार्टअप नोएडा में कार्यरत हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देश के कुल स्टार्टअप में 9.6% का योगदान है। तो बताओ अब ये स्टेटमेंट क्या होगा। मुझे लगता है कि या तो जो है इसमें कथन कौन सा सही है, ये कथन मुझे सही लग रहा है, और दूसरा 2 और 3 मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इससे उत्तर बताओ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 2 और 3 सही लग रहा है, 2 और 3 सही लग रहा है, इसमें ये सही लग रहा है और ये सही लग रहा है। मतलब ये आई थिंक इसमें उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान शायद नहीं प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ और स्थान प्राप्त हुआ है, या 1 और 3 होगा, या फिर 1 और 3, या बी या सी में से कोई एक होगा। इसके चांस मुझे 90% लग रहे हैं, ठीक है, और इसका चांस मुझे 10% लग रहा है। अब बताओ, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं किसका उत्तर होगा सही, ठीक, मेरा या आपका। बी इज द राइट आंसर। देखो मैंने क्या कहा था कि 90% इसके चांस है ना, 2 और 3 ये क्या है, सत्य है। क्या बुझा, कौन सा कथन सत्य है, तो ये सही है और ये सही है। अब ये गलत है, तो अगर ये गलत है तो अब बताओ कि उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, बताओ। आइए देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने दरअसल तीसरा स्थान प्राप्त किया, इसमें क्या लिखा हुआ है, चौथा स्थान लिखा हुआ है। बस ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर पूछा होता उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तब आप लगाते केवल एक असत्य है, लेकिन क्या पूछा कौन सा सत्य है, तो सत्य में यह भी सत्य है और यह भी सत्य है, यानी कि कूट में क्या देखेंगे, 2 और 3, है ना। बस चलिए, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 14,000 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्टार्टअप कहां पर है, नोएडा में है। नोएडा में आप लोग जो है जॉब भी करते होंगे, मैं भी नोएडा जो है जॉब किया हूं कुछ टाइम तक। नोएडा 63 एक बड़ी कंपनी है, एडटेक कंपनी, जानते हो, फिजिक्स वाला। हालांकि किया और फिर मैंने तुरंत छोड़ भी दिया था उसको, बड़ी हाईटेक कंपनी फिजिक्स वाला भाई साहब, ठीक है, पीडब्ल्यू में था मैं, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद एक्चुअली मैं आना किस्मत में लखनऊ लिखा था, तो छोड़ दिया दिल्ली, है ना, क्या किया कर सकते हैं। सुबह विश्वविद्यालय मेट्रो पे बैठना, उसके बाद फिर राजीव चौक उतरना, फिर उसके बाद एक स्टेशन और आएगा वहां उतरना, फिर एक उतरना, फिर जाके पहुंचना। अपने आप में रेल बन जाती थी भाई मेरे साहब, रेल बन जाती थी, मैं क्या बताऊं। चलिए खैर, इसके बाद हालांकि पैसा बढ़िया था नो डाउट। इसके बाद क्रमशः लखनऊ, गाजियाबाद और जितनी एक सरकारी नौकरी में आप पाते होंगे जिसके लिए आप एकदम दिन रात पगलाए रहते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा सैलरी थी, लेकिन ठीक है छोड़ दिया। हालांकि अब उतनी सैलरी नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत। सुकून इज द इंपॉर्टेंट, है ना। आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन में है या नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। पैसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है कि आप सुकून में है या नहीं है ना। सुबह जाना 7:30 बजे निकलना, फिर 10 बजे रूम में पहुंचना, उससे तो बेटर है ना जहां पे हूं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पेक्ट और आपका सुकून सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना, कि एकदम पगला जाओ आप, है ना, पगला मत जाना। चलिए, इसके बाद क्रमशः लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर का स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश के कुल स्टार्टअप में 9.6% का योगदान है, यह भी जो फैक्ट में दिया गया था। और 2024 में प्रदेश में 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया है। क्या 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया है। जो पीडब्ल्यू में जो जॉब छोड़ दी वो भी क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी है अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि मेरा भी खुद का सपना है कि यूनिकॉर्न कंपनी बनाऊं, देखते हैं कि आप लोग के आशीर्वाद से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। खैर आगे, यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप में, ठीक है। और बस अपन को भी क्या कहना है, इसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आपका सहयोग रहा तो डेफिनेटली किया जाएगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विठूर महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महोत्सव हर साल झांसी में आयोजित किया जाता रहा है। एक पॉइंट दूसरा, वर्ष 2025 इस महोत्सव का आयोजन 20 से 27 मार्च तक किया गया। बताओ कौन सा होगा इसका सही उत्तर। बिठूर महोत्सव आप लोग शायद गए भी होंगे ना, मोस्टली लोग शायद, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। ना तो एक ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन क्या है इसमें, क्या है, सत्य हैं। डी, ना तो एक ना ही दो। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष कानपुर में, कहां पर, कानपुर में, और ये यहां पर क्या लिखा है, झांसी लिखा हुआ है ना, ठीक है। 20 से 27 मार्च यहां पे लिखा था,
और यहां पर क्या है 21 से 23 मार्च, यानी कि दोनों कथन इसमें नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, चलिए। तो प्रतिवर्ष कानपुर में विठूर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में इसका आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, और आप जानते होंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे तो विठूर का वर्ष 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। नाना साहेब रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे ने विठूर से ही क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। और आप जानते होंगे आपके एग्जाम के लिए 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर प्री की में फैक्ट भी आता है और आपके मेंस में भी प्रश्न लिखने को आता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, डॉल्फिन सफारी की स्थापना वाराणसी में की जाएगी और डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत जो है रखा गया है। बताइए इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है। देखो ये कथन तो मुझे बिल्कुल असत्य लग रहा है, ये असत्य लग रहा है, मुझे एकदम से असत्य लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आई थिंक ये अनुसूची फर्स्ट होना चाहिए, अनुसूची सेकंड नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो मुझे गलत लग रहा है। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, यार वाराणसी है कि गोरखपुर है कि कहीं और है, क्या होगा इसका उत्तर बताओ। बी इज द राइट आंसर, केवल दो ये सही है। ठीक है, वाराणसी में जो है डॉल्फिन सफारी की स्थापना की जाएगी, है ना। चलिए ये क्या गलत है, ये यहां पर अनुसूची फर्स्ट होना चाहिए जहां तक, है ना। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। तो डॉल्फिन सफारी घोषणा कहां पर की जाएगी, मतलब कहां पर बनाया जाएगा इसको, वाराणसी में। नंबर 1 पॉइंट है। और गंगा नदी में कैथी से ढकवा गांव के बीच यह सफारी स्थापित की जाएगी जहां पर डॉल्फिन की संख्या अधिक पाई जाती है। यह कदम गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पर्यटन को भी क्या होगा, बढ़ावा देगा। और गैंगेटिक डॉल्फिन को जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया, जो कि स्टेटमेंट में आपके था। अभी हाल ही में डॉल्फिन गणना भी आई हुई है और आप बताओ कि उस जो अभी डॉल्फिन गणना की गई है, रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन पाई गई हैं वो किस स्टेट में पाई गई हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूपी, या ऑप्शन नंबर बी बिहार, या ऑप्शन नंबर सी क्या आपका पंजाब। क्या होगा, यूपी, बिहार या पंजाब, किस स्टेट में अभी हाल ही में जो गणना डॉल्फिन की गई है उसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई है। इसके नंबर भी याद रखिएगा, कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं और उन डॉल्फिनों में से सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर पाई गई है। यह प्रश्न भी आप एग्जाम में जरूरी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर डॉल्फिन नहीं पढ़ा डॉल्फिन गणना रिपोर्ट तो उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नंबर 1, इस पार्क की स्थापना कानपुर में की जाएगी। आगे दूसरा, इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा, इस पार्क में टेक्सटाइल उद्योग में लगने वाले उपकरणों और मशीनों को निर्मित किया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर। उपयुक्त कथनों में कौन सा से कथन सत्य है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, यू हैव 30 सेकंड, बताइए इसका होगा उत्तर। सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त तीनों, ये तीनों ही स्टेटमेंट के अपने आप में सही हैं कि क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए तो अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो मार्च 2025 की घोषणा के अनुसार देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यही तो लिखा था इसमें, है ना, कानपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे। इस पार्क का विकास कानपुर के भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा गांव में 875 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, और यानी कि पीपीपी मॉडल पर, है ना। इस पार्क में टेक्सटाइल उद्योग में लगने वाले उपकरणों और मशीनों को निर्मित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन में था आपके। इससे न सिर्फ आयात में कमी आएगी बल्कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा अपने यहाँ पे, है ना। हम आत्मनिर्भर होंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आयात में हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, बड़ी बात है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य एग्रीवोल्टेइक प्रोजेक्ट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
एग्रीवोल्टेक प्रोजेक्ट, क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा, बताओ। आई थिंक उत्तर प्रदेश होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है सी होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है ना, सी होना चाहिए। चलिए आज देखते हैं इसको। बिल्कुल सर, सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एग्रीकल्चर लैंड होता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड होगा आपका, ओके, तो उस एग्रीकल्चर लैंड में क्या होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्या? सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और इससे किसानों को जो है बिजली मिलेगी, उनके पंपिंग सेट वगैरह चलेंगे, ठीक है, और इस सोलर पैनल के माध्यम से क्या होगा, अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी होगा, और इस सोलर पैनल के माध्यम से जो अतिरिक्त जो बिजली मिलेगी, क्या अतिरिक्त जो बिजली मिलेगी इनको, अतिरिक्त बिजली, ठीक है, इस अतिरिक्त बिजली को वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब बताओ कितनी बढ़िया परियोजना है कि अपने खेत पर आप सोलर पैनल को लगाइए और आप उससे के माध्यम से अपनी काम करिए, आप पंप सेट लगाइए, जो भी आपको काम करना है उसको काम करिए, और जो अतिरिक्त बिजली जो जनरेट होगी आप उसको ग्रिड के माध्यम से बेच सकते हैं कि भैया लो हम बिजली आपको दे रहे हैं, बताओ। तो ये एक बड़ी क्या है योजना है अपने आप में। हालांकि इसी के तहत एक और योजना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कई मेगावाट की बिजली आप उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए क्या है कि आपका जो घर है वो पावर हाउस के नजदीक होना चाहिए, है ना, तो बहुत बड़े एकड़ में उसमें कई करोड़ों का जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट आएगा। बड़े किसान उसको कर पाएंगे, छोटे बेचारे कहां कर पाएंगे। लेकिन ये योजना है, इसमें छोटे किसान बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी योजना है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टेइक प्रोजेक्ट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेतों में सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा नीति 2022 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। यानी कि आप खुद सौर ऊर्जा को प्राप्त करिए और बेच भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, इसका आयोजन IIM लखनऊ में किया गया। दूसरा, इस महोत्सव का नाम टेक कृति रखा गया था। और दूसरा, इस महोत्सव की थीम क्या है, पंता रई रखी गई है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। आई थिंक तीसरा वाला, पहला कथन शायद इसमें कुछ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा मुझे सही लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ए वाला कथन सही होगा और या तो इसमें उपयुक्त तीनों कथन सही होगा। आपके हिसाब से इसमें क्या लग रहा है सही, बताओ। मेरे अकॉर्डिंग या तो ये तीनों कथन सही हैं या फिर केवल 2 और 3 सही है। आपको क्या लगता है कि इसमें से उत्तर क्या होना चाहिए, बताओ भाई साहब, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट क्या करिए ना, देर मत क्या करिए आप लोग ना। चलिए, ए होगा, बिल्कुल सही बात है, ए होगा। केवल ये IIM लखनऊ में नहीं किया गया है, यानी कि इसको हटाइए, ठीक है, इसको हटाइए, आप क्या करिए, इसको हटाइए, तो ये वाला यानी कि 2 और 3 होगा, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग है आपसे। अब देखिए इसको, ये कहां पर किया गया, IIT कानपुर में किया गया। IIM लखनऊ में नहीं किया गया, IIT कानपुर में किया गया। IIM चौराहा लखनऊ में जानते हो क्या आप लोग, पता है कि नहीं पता है? जानकीपुर हमारा जानते होंगे। चलिए, तो इसका उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। और इस महोत्सव की थीम क्या थी, पंता रई रखी गई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सब कुछ प्रवाहित होता है। अपने अत्याधुनिक नवाचारों यानी कि इनोवेशन और ऊर्जा के यानी कि एनर्जी के लिए जाना जाने वाला टेककृति छात्रों को प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, उद्यमशीलता यानी कि आप जो है उद्यम करिए, इंडस्ट्री लगाइए, और उससे परे अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और जुनून दिखाने के लिए एक वैश्विक मंच जो है प्रदान करता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्टिस सांप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक क्या है, सांप की एक प्रजाति है अपने आप में, ये अभी क्या है, चर्चाओं में रही है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यह सांप दुधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया है। मुझे लग रहा है शायद बिल्कुल सही बात है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये लखीमपुर खीरी में है, आपके जो लखनऊ के नजदीक है, सीतापुर के से सटा हुआ है। सीतापुर और बहराइच के बीच में आप कह सकते हैं, नेपाल बॉर्डर पे, है ना। चलिए, यह सांप कोलुब्रिडे परिवार से संबंधित है। मुझे लगता है कि इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि सी होना चाहिए सही इसमें से, जो मुझे लगता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही कथन क्या है इसमें सत्य है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए सी। देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, यह एक अति दुर्लभ सांप है जो कि हाल ही में प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया, और इसके पहले यह सांप केवल पश्चिम बंगाल के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही पाया गया था, है ना। तो अब दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया है। आगे,
इसकी विशेष पहचान इसकी लंबी थूथन वाला मुंह है और यह मानव के लिए क्या है, घातक नहीं है, मतलब पॉइजनस नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना आपको ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका शरीर क्या है, लंबा है, पतला होता है और जो आमतौर पर चमकीला हरा या भूरा रंग होता है, जिससे कि यह पत्तियों में छिपने में इसको मदद मिलती है। यह कोलुबिडे परिवार से संबंधित है। तो अब आप एग्जाम में सीधा यही पूछ सकता है कि जो भी हाल ही में चर्चाओं में जो सांप रहा है ये किस परिवार से है, यानी किस उससे है, तो आप कहेंगे कोलुबिडे परिवार से संबंधित है। पॉइंट याद रहेगा। चलिए आगे, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन काठमांडू में किया गया, ठीक है। आगे, यह महोत्सव 1 से 5 अप्रैल 2025 तक किया गया। बताइए क्या होगा, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के संदर्भ में। अब इसको भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कि राइट स्टेटमेंट क्या है इसमें, बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। काठमांडू में ही किया गया कि दिल्ली में किया गया, कहां पर किया गया, काठमांडू या दिल्ली, क्या होगा इसका उत्तर। या तो केवल 2 होगा इसमें या फिर 1 और 2 दोनों होगा, पक्का है, ठीक है। देखते हैं, या फिर यह होगा, दोनों कथन गलत हैं, क्या होगा इसका उत्तर बताओ। डी इज दैट, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। इसका आयोजन कहां पर किया गया, वृंदावन में किया गया, दिल्ली में भी नहीं किया गया था भाई साहब, ठीक है। चलो, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन 21 से 23 मार्च, कहां से, 21 से 23 मार्च, और यहां पर क्या लिखा था 1 से 5 अप्रैल, यानी कि ये दोनों कथन गलत हैं। तो 21 से 23 मार्च 2025 तक वृंदावन में किया गया और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश व्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था क्या है, गीता शोध संस्थान तथा क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ के द्वारा किया गया। इस आयोजन से भारत और नेपाल के मध्य में जो है सांस्कृतिक सहयोग को और जो है बढ़ोतरी मिलेगी अपने आप में। इस प्रकार के आयोजन निश्चित तौर पर एक दूसरे देश में जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो बढ़ती हैं और एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है, ठीक है। चलिए, बलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, मुझे लग रहा है हाँ है, शायद है। बलिया के सागरपल्ली गांव में कच्चे तेल की खोज की गई है और आगे, बलिया में तेल की खोज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा की गई है। अब बताइए कि कौन सा कथन तीनों में से सही है, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ जल्दी जल्दी से बताइए भैया, इसका उत्तर क्या होगा, बिना देरी के बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जानते होंगे। चलिए, सी 1 और 2 केवल होगा, क्या, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और बलिया के सागरपल्ली गांव में, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं होगा, आई थिंक ये ONGC होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है ना, शायद ONGC होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ONGC है ना। चलिए, पूर्वी जिला जो है आपका क्या है, बलिया है और यह खोज बलिया के सागरपल्ली गांव में की गई, ठीक है। और खोज जो की है ONGC ने की है ना, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने की है। इस तेल भंडार का विस्तार बलिया के सागरपल्ली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ अपने आप में, बड़ी बात है अपने आप में, है ना। चलिए आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। हेरिटेज कॉरिडोर पर चित्रकूट, प्रयागराज, बहराइच और फिर मथुरा, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। आई थिंक क्या होगा, डी मथुरा होगा, ठीक है, मथुरा इज द राइट आंसर। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की है। आप जानते होंगे जैसे वाराणसी में कॉरिडोर बना है, प्रयागराज में बना है, अयोध्या में बनना है, ऐसे मथुरा में बनेगा। या काशी और अयोध्या के बाद काशी में बन रहा है कॉरिडोर और मथुरा में भी, ठीक है, सॉरी काशी और अयोध्या में। अब तीसरा कहां बनेगा, तीसरा बनेगा आपका जो है मथुरा में, ठीक है। चलिए, तीसरा मंदिर निर्माण हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है अपने आप में अयोध्या के बाद, ठीक है। यह कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ेगा, कहां से, यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर की होगी। यह कॉरिडोर आध्यात्मिक पर्यटन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। चलिए आगे, इथेनॉल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा क्या है, इथेनॉल उत्पादक राज्य बन गया है, क्या ये सही है। आगे दूसरा, प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन 4 बिलियन जो है लीटर प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन कितना है, 4 बिलियन लीटर प्रति वर्ष का है। बताओ क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा, एथेनॉल क्या है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, ये सब आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा, मतलब ये क्या होते हैं। चलिए,
बी यानी केवल 2, प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन $4 बिलियन प्रति वर्ष है। और ये क्या है, कथन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है या सही है? सही है। क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बस यही मैं आपसे देखना चाह रहा था कि आप मुझे कट करते कि नहीं करते हैं। यही गलती आप लोग करते हैं। यहां पर क्या था, कौन सा कथन असत्य है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ये गलती अक्सर आप लोग करते हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है, मैं बार बार आपको मैं इसको बताता रहता हूं, भाई इसको ध्यान रखना। क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? भाई साहब ये असत्य है, ये सत्य है। और आपने क्या कह दिया सर, ये वाला उल्टा कर दिया आपने, जस्ट बस इसको ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, है ना, इस स्टेटमेंट को। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, चलिए। तो मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। और बड़ी क्या अपने आप में उपलब्धि है। और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा, आपसे सीधे फैक्चुअल डेटा पूछ लेगा, बताओ देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे सबसे प्यारा यूपी। यूपी कौन? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष है। 2 बिलियन, और इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था 4 बिलियन लीटर, है ना, गलत हो गया। इसे भविष्य में बढ़ाकर के 2.5 बिलियन लीटर किया जाएगा। अब यह फैक्ट भी आपको याद रखना है कि भैया अभी तो 2 जो है आपका बिलियन लीटर है, लेकिन आगे कितना बढ़ाया जाएगा, तो 2.5 बिलियन लीटर जो है आगे बढ़ाने का योजना इसमें दिया गया है। गोंडा में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। गोंडा कहां है भैया? गोंडा है बहराइच के बगल में और फैजाबाद से लगा हुआ, फैजाबाद अयोध्या से लगा हुआ। ठीक, संत कबीर नगर, अयोध्या, फैजाबाद सब आसपास में है। चलिए, एथेनॉल एक क्या है, रंगहीन तरल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ में मिश्रित किया जाता है ना। कितना % पेट्रोल मिश्रित किया जाता है एथेनॉल, जरा बताइएगा मुझे, अगर आपको आता है तो। पेट्रोल में कितना % जो है एथेनॉल जो है मिक्स किया जाता है, बताइएगा मुझे एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आइए, ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 42, 56, 38, 35। क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये आपके सामने क्या है, ऑप्शन है। और बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये आप लोग इसको क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भैया सी, यानी कि 38 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर, तो रिपोर्ट के अनुसार क्या है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? 1,000 जनों पर 38 है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करिए, अभी हाल ही में नए आंकड़े जारी किए गए हैं ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और जबकि नवजात मृत्यु दर कितनी है? 28 है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए क्या करनी है, याद रखनी है। प्रदेश में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 43 बच्चे जन्म लेने के 5 दिन के अंदर क्या करते हैं, मर जाते हैं। बड़ी बात है अपने आप में, है ना। और नवजात बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? समय से पहले जन्म लेना, नवजात संक्रमण है अपने आप में। यानी कि जो बेबी होने का जो टाइम पीरियड होता है, अगर उसके पहले ही बेबी जो है हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है टाइम के पहले, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो खुश नहीं हो जाना कि बेबी टाइम के पहले हो गया, गलत बात है। ये अपने आप में इन्फेक्शन है, अपने आप में ना, बीमारी है अपने आप में, ये खराब बात है ना। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में अग्निशमन विभाग को किस राज्य द्वारा सम्मानित किया गया? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्या होगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य द्वारा सम्मानित किया गया? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? क्या होगा? आई थिंक होना चाहिए गोवा, है ना, गोवा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ए होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, ए बिल्कुल सही बात है, ए। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को 1 अप्रैल 2025 को गोवा में सम्मानित किया गया। यह सम्मान गोवा के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय के द्वारा प्रदान किया गया। विभाग को यह सम्मान महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और
आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए जो है दिया गया अपने आप पे, ठीक है। आप जानते होंगे महाकुंभ की सफलता निश्चित तौर पर बड़ी मानी जाएगी अपने आप पे, ठीक है। चलिए, प्रदेश का बायो सीएनजी संयंत्र, क्या प्रदेश का बायो सीएनजी संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बिजनौर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज या फिर गोंडा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आई थिंक प्रयागराज या अंबेडकर नगर में से शायद एक होगा, क्या बी या सी में से कोई एक होगा? क्या क्या लगता है आपको? सी होगा, बिल्कुल सही, सी प्रयागराज में, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, है ना। तो प्रदेश का पहला बायो सीएनजी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल डेफिनेटली इससे प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको क्या करिए, टिक लगा लीजिएगा, ए, मतलब सॉरी ये क्या करिए, टिक लगा लीजिए, ए। आइए पढ़ते इसकी व्याख्या। तो प्रदेश का पहला बायो सीएनजी संयंत्र जो है प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला बायो सीएनजी संयंत्र होने के साथ ही देश का दूसरा बायो सीएनजी संयंत्र है अपने आप में, ठीक है। प्रदेश का पहला है और जो है देश का क्या है, दूसरा है। फैक्चुअल डेटा में भूलना नहीं इसको कि पहला दूसरा क्या है। उत्तर प्रदेश का पहला है, देश का दूसरा है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, तो फिर देश का पहला कौन सा है ये बताओ मुझे, देश का पहला संयंत्र कहां पर है, बताइएगा कमेंट करके। चलिए, यह संयंत्र पराली, मुर्गी के कूड़े, गोबर और गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाएगा। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बताओ देश का पहला बायो सीएनजी संयंत्र कहां पर है, ये मुझे कमेंट करके जरा बताओ। देश का पहला बायो सीएनजी संयंत्र कहां पर है, ये फैक्ट भी तो पूछ सकता है ना आपके एग्जाम में, है ना। जो बताओ मुझे। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के किस विभाग के पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुलिस विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग या सिंचाई विभाग? क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होना चाहिए ए, पुलिस विभाग होना चाहिए, है ना। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। तो 9 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल यह पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से गंभीर अपराध वाले मुकदमों की जांच जो है तीव्रता की निगरानी की जाती है और इसके माध्यम से समय पर चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जाता है। इसके माध्यम से 85,000 अपराधियों को दोष सिद्ध जो है किया गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए इसको सम्मानित किया गया। चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बाकी अगर कोई इशू हो, आप जानते होंगे इसमें आगे का टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का बैच चल रहा है। अगर आपका लक्ष्य 2026 का जो है आरओआर एग्जाम होगा या पीसीएस का लक्ष्य होगा 25-26 का, तो आप पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में हमारे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉर्मल से फीस है और उसमें बहुत प्रकार की चीजें आपको दी जाएंगी। बाकी अलग अलग कई चीजें और भी चल रही हैं एग्जाम पर, उसके लिए आप जो है सीधे मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सीधे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, 860444, ठीक है, 86044409 इस पे आप मुझसे सीधे जो है कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आप जो है बात मुझसे कर सकते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, आपकी पीसीएस तैयारी करनी है, नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सीधे जो है इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर कैन आई टॉक टू यू, आप जिस रेफरेंस में आपको बात करनी होगी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं चलता होगा तो सीधे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपसे बात की जाएगी और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो पीसीएस का बैच आप ले सकते हैं हमारे यहाँ पर, आरओ का टेस्ट चल रहा है आप उसको ले सकते हैं और बहुत प्रकार के बैचेस चल रहे हैं, वो सब आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क करिएगा, ठीक है, 86044409 ठीक। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण जो है यूपी का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।